सबसे पहला सवाल लेते हैं, पुस्तक ग्रहणशील मन किसकी रचना है? काफ़ी आसान सा सवाल, सभी लोगों को पता है, मारिया मोंटेसरी। तो मारिया मोंटेसरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। मारिया मोंटेसरी इटली की रहने वाली थी। उनका जन्म 31 अगस्त 1870 ईस्वी को हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु 6 मई 1952 ईस्वी को हो गई थी। वे इटली की एक प्रसिद्ध चिकित्सक और शिक्षा शास्त्री थी, जिनके नाम से शिक्षा की मोंटेसरी पद्धति प्रसिद्ध हुई है। सन 1900 ईस्वी में मोंटेसरी की नियुक्ति एक मंदबुद्धि बच्चों की पाठशाला ऑर्थोफ्रेनिक स्कूल में हो गई थी और वहाँ पे वे कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त हुई थी, सह निदेशक के पद पर। और वह स्कूल जो है क्या था कि ए मेडिको पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग टीचर्स इन एजुकेटिंग मेंटली डिजेबल्ड चिल्ड्रेन। जो मानसिक रूप से मंदबुद्धि बालक थे, असमर्थ बच्चे थे, वैसे विद्यालय में इनकी नियुक्ति एक सह निदेशक के पद पर हुई थी और वहाँ पर इन्होंने उन बच्चों के साथ काम किया और उन बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने जो टेक्निक बनाया वही मोंटेसरी पद्धति कहलाई। और ख़ास करके 3 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्ले स्कूल की अवधारणा है वह मोंटेसरी पद्धति को ही फॉलो करते हैं। इन्होंने जो पैटर्न तैयार किया, इस विद्यालय में 2 वर्षों तक काम करने के बाद मोंटेसरी ने बच्चों को पढ़ाने की अपनी पद्धति एवं सामग्रियों का विकास किया, जिसका बाद में सामान्य बच्चों के ऊपर सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया। सामान्य बच्चों को भी वे सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सूट की और उन्होंने इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन किया। और आने वाले समय में जो भी नए नए विद्यालय की स्थापना हुई, प्ले स्कूल की स्थापना हुई और वर्तमान समय में जितने भी नए विद्यालय चल रहे हैं प्ले स्कूल की अवधारणा को लेकर के, वहाँ पे मोंटेसरी विधि से ही बच्चों को सिखाया जाता है। मोंटेसरी के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि बच्चों को स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षक की भूमिका एक निरीक्षक एवं निर्देशक की होनी चाहिए, जो बच्चों की जन्मजात वैज्ञानिक क्षमता के विकास में सहायक बने, ना कि डिक्टेटर बन जाए। यहाँ पे बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षण के माध्यम से, जहाँ पे शिक्षक जो होंगे वो एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होंगे। बच्चों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, उनको जो अधिगम स्तर उनका है उसको बढ़ाने में सहायता करने वाले के रूप में होनी चाहिए शिक्षक की भूमिका। आगे समझ लेते हैं कि 1939 से 1946 ईस्वी में, यानी कि 7 साल तक मोंटेसरी का भारत निवास रहा। और भारत निवास इतने लंबे समय तक कैसे रहा, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। 1929 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे टैगोर मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना भारत में की थी। टैगोर जी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे मोंटेसरी के इस नए खोज से, नए इनोवेटिव तरीके के जो पढ़ाने की उन्होंने नए तरीके ईजाद किए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे टैगोर। और उन्होंने टैगोर मोंटेसरी विद्यालय की स्थापना भारत में की थी। और उसी दौरान 1939 ईस्वी में मोंटेसरी थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित की गई थी और वे वहाँ पे कार्यक्रम में आई हुई थी। और इसी बीच क्या हुआ कि इटली ने जर्मनी का समर्थन कर दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। और जब जर्मनी का समर्थन इटली ने किया तो चूँकि जर्मनी और इंग्लैंड दोनों सबसे ज़्यादा कट्टर शत्रु थे, तो इंग्लैंड ने क्या किया कि अगर इटली ने समर्थन दिया तो इटली के जितने भी लोग इंग्लैंड में या फिर उसके उपनिवेश में मौजूद हैं वे सभी उनके दुश्मन माने जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने इंग्लैंड एवं उसके साम्राज्य में आए हुए इटली निवासियों को बाहरी शत्रु घोषित कर दिया। अब यहाँ पे मारिया मोंटेसरी भारत आई हुई थी और भारत उस समय अंग्रेज़ों का उपनिवेश था, तो उनको यहाँ पे नज़रबंद करके थियोसॉफिकल सोसाइटी में ही रखा गया 1946 ईस्वी तक। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके साथ हुआ था और भारत में उनको 7 साल तक रहना पड़ा था। चलिए दूसरा सवाल देख ले। मोंटेसरी के अनुसार बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की अवस्थाओं पर बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं, मोंटेसरी ने भी दिए हैं। बताना है कि मोंटेसरी ने कितनी अवस्थाओं को बताया है। तो यदि आप डिटेल क्लास पढ़ते हैं, इनका चैप्टर पढ़ते हैं डिटेल से, तो निश्चित रूप से आप बता पाएंगे। तो इन्होंने 3 अवस्थाओं का जिक्र किया है। मोंटेसरी ने विकास के क्रम अध्याय में बाल विकास की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। प्रथम अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक की है और इसकी 2 उप अवस्थाएँ हैं।
ठीक है, इसको नोट करते चलेंगे। 2 उपावस्थाएं हैं। पहली है जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक की, और इस अवस्था में बच्चे का दिमाग ऐसा होता है कि उस पर वयस्क का सीधा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इस अवस्था के बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं है। दूसरी उपावस्था है 3 से 6 वर्ष की, और इस अवस्था में मनोदशा तो पहली अवस्था वाली होती है, लेकिन कुछ मात्रा में बच्चा बड़ों से प्रभावित होने लगता है। इस काल में व्यक्तित्व में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, और मस्तिष्क का लगभग 85% हिस्सा इस काल में विकसित हो जाता है। दूसरी जो अवस्था है वो है 6 से 12 वर्ष की, और इस अवस्था में बच्चा बढ़ता है पर अन्य कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। बच्चा शांत और प्रसन्न रहता है, उसकी मानसिक स्थिति स्वस्थ, सुदृढ़ और स्थिर रहती है। ये सारी चीज़ें दूसरी अवस्था के गुण हैं। तीसरी अवस्था है 12 से 18 वर्ष, और इस काल को भी 2 उपावस्थाओं में बांटा गया है। तो पहली अवस्था को 2 उपावस्थाओं में बांटा गया, तीसरी अवस्था को 2 उपावस्था में बांटा गया। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो मारिया मोंटेसरी ने बचपन की अवस्था को 5 कुल भागों में बांटा है, जबकि 3 मेजर भाग हैं। पहली अवस्था जन्म से 6 वर्ष, दूसरी अवस्था 6 से 12 वर्ष, तीसरी अवस्था 12 से 18 वर्ष। तो तीसरी अवस्था के 2 उपावस्थाएं हैं 12 से 15 वर्ष और फिर 15 से 18 वर्ष। पहली जो उपावस्था है तीसरी अवस्था की, इस अवस्था में बच्चों में इतनी अधिक मानसिक परिवर्तन होते हैं कि इसकी तुलना जन्म से 6 वर्ष वाली अवस्था से की जा सकती है। यानी कि इस अवस्था में भी जब किशोरावस्था में बच्चे प्रवेश करते हैं तो मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है, साथ में शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। बहुत प्रकार के परिवर्तन उनके अंदर देखने को मिलते हैं। इस आयु में चरित्र कभी स्थिर नहीं होता, यानी कि मन में काफ़ी ज़्यादा चंचलता होती है। बच्चों में मैं हूँ ऐसा भावना बहुत ज़्यादा होती है, जिसे आंधी तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। अनुशासनहीनता और विद्रोह के चिन्ह दिखाई देते हैं इस अवस्था में। तो ये सारे लक्षण हैं। दूसरी जो उपावस्था है 15 से 18 वर्ष, यह वयस्कावस्था की वयःसंधि अवस्था होती है, यानी कि किशोरावस्था से अब वयस्क अवस्था की ओर बच्चे अग्रसर हो जाते हैं। तो इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो जाते हैं, और जो वृद्धि की उच्चतम स्तर होती है वहाँ तक शरीर पहुँच जाता है। इसके बाद जो है वृद्धि न के बराबर परिलक्षित होती है। शरीर का पूर्ण विकास हो जाता है। 18 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य का पूर्ण विकास हो जाता है, और उसके बाद उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो ये कुल अवस्थाएं हैं मारिया मोंटेसरी के द्वारा बताई गई हैं। अगला सवाल लेते हैं। मोंटेसरी के अनुसार किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है? सबसे ज़्यादा तीव्र विकास की गति किस अवस्था में होती है? तो यहाँ पे सही आंसर है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में ही सबसे ज़्यादा तेज गति से बच्चों में विकास होता है, और उनका जो मानसिक विकास होता है लगभग 85% पूर्ण हो जाता है इसी अवस्था में, प्रथम अवस्था में। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। मानसिक और शारीरिक स्थिरता वाली अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था की पहली उपावस्था जन्म से 3 वर्ष, द्वितीय अवस्था 6 से 12 वर्ष, तृतीय अवस्था की पहली उपावस्था यानी कि 12 से 15 वर्ष, प्रथम वर्ष की दूसरी उपावस्था 3 से 6 वर्ष। तो मानसिक और शारीरिक स्थिरता, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, दूसरी अवस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में होती है, जब बच्चों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। तो यहाँ पे दूसरी अवस्था सही आंसर होगा। अगला सवाल है। उत्तर बाल्यकाल यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की सबसे स्पष्ट विशेषता उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिरता है। किसी अन्य ग्रह का कोई जीव जिसका मानव जाति से परिचय ना हो, इन 10 वर्षियों को आसानी से मानव जाति का पूर्ण विकसित वयस्क समझ लेगा, यदि वह वास्तविक वयस्कों से न मिला हो। यह कथन किसका है? आपको ये बताना है कि यह कथन किसने कहा है। मारिया मोंटेसरी, रोश, रविन्द्रनाथ टैगोर, फ्रॉवेल। तो इन 4 में से किन्होंने इस कथन को दिया है, इस कथन को बताया है? तो जब आप विकास के क्रम अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रॉस ने इस कथन को कहा है। ठीक है, रॉस एक मनोवैज्ञानिक हुए और उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर कोई दूसरे ग्रह से जीव आता है धरती पर और 10 वर्ष के बच्चों से मिलता है तो वह इन्हें ही पूर्ण वयस्क समझ लेगा, क्योंकि 10 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें वे समझ लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं। बच्चों के दूध के दांत किस अवस्था में गिर जाते हैं?
प्रथम अवस्था की पहली उपावस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था की पहली उपावस्था, प्रथम अवस्था की दूसरी उपावस्था। तो इनमें से सही आंसर है दूसरी अवस्था, 6 से 12 वर्ष, और इसी अवस्था में बच्चों के दूध के दांत गिर जाते हैं। अगला सवाल लेते हैं, किस अवस्था में बच्चों का मन सर्वाधिक अस्थिर रहता है? अस्थिर का मतलब चंचल रहता है, चित्त स्थिर नहीं होता है। तो इसका सही से आंसर क्या होगा? आप लोगों को पता होगा किशोरावस्था की जो प्रथम अवस्था है, तृतीय अवस्था की पहली उप अवस्था, 12 से 15 वर्ष, इसी अवस्था में बच्चों का मन सर्वाधिक अस्थिर रहता है। अगला सवाल, मॉन्टेसरी के अनुसार अभी तक शिक्षा की उपलब्धि इतनी ही है कि उसने यह माना है कि व्यक्ति के विकास में डैश होती है। यहाँ पे रिक्त स्थान के पास क्या भरा जाएगा? एक रूपता होती है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, सारी चीज़ें पूर्व निर्धारित होती हैं, कोई नयापन नहीं होता है। तो इनमें से कौन सही ऑप्शन होगा? तो देखिए, जब आप पुस्तक को पढ़ेंगे, विकास के क्रम अध्याय को पढ़ेंगे, तो वहाँ से यह पंक्ति को लिया गया है और मॉन्टेसरी वहाँ पे कहती हैं कि अभी तक शिक्षा की उपलब्धि इतनी ही है कि उसने यह माना है कि व्यक्ति के विकास में विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भरा जाएगा, विभिन्न अवस्थाएं। अगला प्रश्न है, यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो उसे सीखने का सचेत प्रयास करते हैं, परंतु बच्चों में ऐसा कोई संकल्प का तत्व नहीं होता है। वह ज्ञान और संकल्प दोनों का ही निर्माण करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मारिया मोंटेसरी का है। उन्होंने कहा कि बच्चों में संकल्प शून्य अवस्था होती है। अगला है, यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो हमें बच्चों की मानसिकता को क्या कहना होगा? संकल्प शून्य, निश्चेत, कुशाग्र, जिज्ञासु। इन चार में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा की कि मारिया मोंटेसरी ने बच्चों की मानसिकता को संकल्प शून्य कहा है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, संकल्प शून्य मानसिकता। ठीक है, संकल्प शून्य मानसिकता की अवधारणा क्या है? चलिए इसको समझ लेते हैं। यदि हम वयस्कों की मानसिकता को सचेत कहते हैं तो हमें बच्चों की मानसिकता को संकल्प शून्य कहना होगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि संकल्प शून्य मानसिकता सचेत से निम्न कोटि की है। संकल्प शून्य मस्तिष्क में बहुत बुद्धि हो सकती है और जितने भी जानवर हैं, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों में भी संकल्प शून्य मस्तिष्क ही कार्य करता है। उनकी बुद्धि सचेत नहीं होती, यद्यपि बहुधा ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास विवेक के तत्व हैं। बच्चे में भी इसी तरह संकल्प शून्य बुद्धि होती है और उसी से वह इतनी अद्वितीय प्रगति करता है। यह मारिया मोंटेसरी की पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने संकल्प शून्य की अवधारणा को समझाया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषा सीखने के संदर्भ में सही है? मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा है। भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है। भाषा सतत अभ्यास का परिणाम है। तो इन चार कथन में से कौन से कथन मोंटेसरी के द्वारा कहे गए हैं? ऑप्शंस हैं ए और बी, सी और डी, ए और डी, बी और सी। तो आइए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहला जो कथन है कि मनुष्य में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये नोम चॉम्स्की की अवधारणा है। नोम चॉम्स्की ने यह बात कही थी, यह सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। बचपन में अपने परिवेश से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा है। मारिया मोंटेसरी ने इस बात का समर्थन किया है और ये उनके द्वारा कहा गया कथन है। भाषा शब्दों की क्रमिक व्यवस्था है, यह भी मारिया मोंटेसरी मानती हैं। भाषा सतत अभ्यास का परिणाम है, ऐसा मारिया मोंटेसरी नहीं मानती हैं। B.F. स्किनर ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे बी और सी सही ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, बी और सी। तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है उससे अपने दिमाग की स्वयं रचना करता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति को मोंटेसरी ने क्या कहा है? संकल्प शून्य व्यवस्था, ग्रहणशील मन, कुशाग्र बुद्धि, जिज्ञासु प्रवृत्ति। इन चार में से बताइए सही ऑप्शन क्या है? तो जो कि यह पाठ ही ग्रहणशील मन है और यह जो अर्थ निकल करके आ रहा है कि बच्चा अपने चारों ओर जो भी पाता है उससे अपने दिमाग की स्वयं रचना करता है, इस प्रकार की मनोवृत्ति को मारिया मोंटेसरी ग्रहणशील मन कहती हैं।
अगला सवाल देखेंगे, ग्रहणशील मन का तात्पर्य क्या है? ग्रहणशील मन का तात्पर्य क्या है? तो पहला ऑप्शन ही सही है, अपने चारों ओर के परिवेश को आत्मसात कर लेना, उसे अपने मन में ग्रहण कर लेना, ये ग्रहणशील मन का तात्पर्य है। और बच्चों में प्रथम अवस्था में ही ये आत्मसात की भावना, ग्रहणशीलता की भावना विकसित हो जाती है और वे अपने आसपास की चीज़ों को अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। अगला सवाल देख लें, मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम, गतिविधि आधारित अधिगम, खेल आधारित अधिगम, सतत आकलन आधारित अधिगम। तो इन चार में से कौन कौन से ऑप्शन, ये कौन कौन से कथन सही होंगे? और ऑप्शंस हैं ए और बी और सी, ए और डी, बी, सी और डी। तो मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति का विकास करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? तो पाठ्यपुस्तक आधारित अधिगम को इन्होंने नकारा है, पाठ्यपुस्तक के ऊपर ही केवल डिपेंडेंट रहना, ऐसा उन्होंने नकारा है। गतिविधि आधारित अधिगम बिल्कुल सही है। उनके पद्धति में जब आप देखेंगे तो बहुत सारी गतिविधियां शामिल रहती हैं, ब्लॉक बिल्डिंग, पजल सॉल्विंग और पेंटिंग, इस तरह के बहुत सारी गतिविधियां शामिल होती हैं मॉन्टेसरी पद्धति में। तो गतिविधि आधारित अधिगम सही है और सी भी सही है, खेल आधारित अधिगम, विभिन्न प्रकार के खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाना। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्ले स्कूल के अंदर झूला लगा हुआ रहता है, सरकने के लिए ढालू लगा हुआ रहता है, बहुत सारे खेल के साधन उपलब्ध रहते हैं ताकि खेल के माध्यम से बच्चों का शारीरिक कौशल भी विकसित हो और साथ ही साथ उनका अधिगम का स्तर भी बढ़े। और सतत आकलन आधारित अधिगम, तो सतत आकलन का समर्थन इन्होंने नहीं किया है, बी और सी यहाँ पे सही होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, बी और सी। अगला सवाल देख लें, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो हम लोगों ने इसके ऊपर सबसे पहले ही क्वेश्चन में इसका डिस्कशन किया था। तो इनके अनुसार शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए निर्देशक की, निरीक्षक की, सहायक की और शासक की। तो ए, बी, सी, डी इन चार में से कौन कौन से सही होंगे? तो इन्होंने कहा कि शिक्षकों की भूमिका निर्देशक की भी होनी चाहिए, निरीक्षक की भी होनी चाहिए और सहायक की भी होनी चाहिए। निर्देशक की यानी कि निर्देशन जो बच्चे करेंगे वो शिक्षक के निर्देशन में करेंगे। उसके बाद निरीक्षक मतलब जो बच्चे काम कर रहे हैं उसका निरीक्षण शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, तो शिक्षकों की भूमिका निरीक्षक के रूप में भी हो गई। और सहायक अर्थात जहां बच्चे फंस जाएंगे, जहां बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी स्कैफोल्डिंग देने की, तो वहां सहायक की भूमिका भी शिक्षक निभाएंगे। तो ए, बी और सी ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चे के दिमाग में डैश करने की योग्यता होती है, क्या करने की योग्यता होती है? स्वयं ग्रहण, अनुकरण, नकल, निर्णय। चार में से कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, स्वयं ग्रहण करने की योग्यता होती है और इसीलिए उन्होंने बच्चों के मस्तिष्क को ग्रहणशील मन कहा है। अगला सवाल लेते हैं, मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षा का नया मार्ग क्या है? व्हाट इज द न्यू वे ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी? पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण प्रणाली, शिक्षकों का अनुकरण कर छात्रों को सिखाना, मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता करना और उसकी शक्तियों तथा क्षमताओं को सुदृढ़ करना, शिक्षक केंद्रित शिक्षक प्रणाली का विकास करना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि मस्तिष्क के विकास में उसकी सहायता करना और उसकी शक्तियों तथा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना, यही नया शिक्षा का मार्ग है। और मारिया मोंटेसरी कहती हैं कि यदि हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हम बच्चों के मस्तिष्क को सहायता देने के लिए हैं, हम वयस्क समाज जो हैं वो बच्चे के मस्तिष्क को यथापूर्वक सहायता दें, तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक अच्छी नौकरी पाना, बच्चे के जीवन की तथा मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की सहायता करना, अपनी बातों और विचारों को बच्चों पर थोपना, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करना। तो इसमें सही ऑप्शन दूसरा है, बच्चे के जीवन की तथा मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की सहायता करना, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मारिया मोंटेसरी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, मोंटेसरी प्रणाली का उपयोग किस वर्ग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
प्राथमिक कक्षाओं के लिए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए, माध्यमिक कक्षाओं के लिए। तो यहाँ पे मारिया मोंटेसरी ने जो अपनी थ्योरी दी, जो उन्होंने प्रणाली विकसित की, वह प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, यानी कि 3 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए मारिया मोंटेसरी की पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। और आखिरी सवाल इस अध्याय का लेते हैं, मोंटेसरी प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है? और इसके ऊपर हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुआ, अच्छे से इसको समझ लेंगे। मोंटेसरी प्रणाली का पाठ्यक्रम कितने भागों में विभाजित है? तो आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए, मोंटेसरी प्रणाली पर आधारित जो पाठ्यक्रम है वो 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित हैं। और वे भाग हैं, पहला है कर्मेंद्रीय शिक्षण। कर्मेंद्रीय, जो इंद्रिय हम काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ का इस्तेमाल, आँखों का इस्तेमाल, जो कर्म की इंद्रिय है ना, इसमें हम लोग स्थूल गत्यात्मक कौशल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। इसमें व्यवहारिक जीवन पर आधारित गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति होती है। स्थूल गत्यात्मक एवं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों पर विशेष बल दिया गया है। अब यहाँ बात आती है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या है और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या है। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत बच्चों के द्वारा की जाने वाली जो मूलभूत प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि चलना, बैठना, उठना, दौड़ना, पेड़ के ऊपर चढ़ना, पेड़ से उतरना, ये सब स्थूल गत्यात्मक कौशल होते हैं। वहीं सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की बात करें तो सुई में धागा पिरोना, पेंटिंग करना, ड्राइंग बनाना, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को जोड़ना, है ना। पेंटिंग, जब चित्रकला होती है तो रंगीन कागज़ के टुकड़ों को चिपकाना उसके ऊपर, तो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, राइटिंग लिखना, ये सब सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण होते हैं। दूसरा जो पाठ्यक्रम का भाग है इनका, वो है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका ट्रेनिंग, है ना। जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, मुँह, जीभ और त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, तो ऐसी शिक्षण प्रणाली जिसमें बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करके सीख सकें, उसको डेवलप करना। और इसके बाद है तीसरा भाषा शिक्षण। और भाषा शिक्षण में पढ़ने के साथ साथ लिखने पर विशेष बल ये देती हैं और बच्चों को बचपन में अच्छा राइटिंग सिखाना इनके एजेंडे में शामिल है। और इसके लिए प्रैक्टिस बुक का इस्तेमाल करती हैं, साथ ही साथ लिखने के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। और संख्याओं को सिखाने के लिए आगे चौथा आधार जो है वो है गणित शिक्षण। तो गणित शिक्षण में नंबर कार्ड, सीढ़ियों पर अंक उकेरना, मोतियों की गिनती, गिनतारा यानी अबेकस का प्रयोग करना, इसके माध्यम से अंकों का परिचय कराना, मूर्त वस्तुओं से गणित की अमूर्त अवधारणाओं को समझाने पर विशेष बल देना, ये सारी चीज़ें इनके पाठ्यक्रम के अंग हैं। तो इस प्रकार से 4 पाठ्यक्रम के कौन कौन से अंग हैं एक बार फिर से समझ लें। पहला है कर्मेंद्रीय शिक्षण, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय शिक्षण, तीसरा भाषा शिक्षण और चौथा गणित शिक्षण। तो इस प्रकार से 4 पाठ्यक्रम बताएं मारिया मोंटेसरी ने। और यहाँ पे ये क्लास अब समाप्त होता है हमारा। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। और यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक बार लाइक तो ज़रूर करके जाएंगे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ सके। तो चलिए मिलेंगे फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।